हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। ये हमारा नया चैप्टर है, बेंडिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, और वी कैन से दैट स्ट्रेसेस इन द बीम्स। तो बेसिकली बीम्स में दो तरह की मेन स्ट्रेसेस रहती हैं, एक शेयर स्ट्रेसेस और दूसरी होती है बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो इसके प्रीवियस चैप्टर में जो आपने पढ़ा, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, तो जो शेयर फोर्स के कारण स्ट्रेस डेवलप होती है शेयर स्ट्रेस। और जो बेंडिंग मूवमेंट के कारण रेसिस्टेंस ऑफर करती है बॉडी, उस रेसिस्टेंस को या वो डेवलप होने वाली स्ट्रेस को हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये हमारा कोर्स आउटकम है, डिटरमाइन द बेंडिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। ये हमारा नया चैप्टर है। न्यू आउटकम्स, न्यू कोर्स आउटकम्स मींस न्यू चैप्टर। तो ये हमारा नया चैप्टर है। इसके इस चैप्टर के अंतर्गत अब हम आज बात कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो क्या है बेंडिंग स्ट्रेस, इसको समझते हैं। इसका लर्निंग आउटकम क्या है, अवर एलओ लर्निंग आउटकम, डिटरमाइन बेंडिंग स्ट्रेस एट गिवन लोकेशन एंड प्लॉट बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर गिवन बीम अंडर गिवन लोड्स। बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है बेंडिंग स्ट्रेस, उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये बात जानने वाली है, अभी मैं आपको जब इसका डायग्राम दिखाऊंगा तब और उसको एलोबरेट करूंगा। एक बेसिक बात आप याद रखिएगा कि जिस तरह से शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट, जहां पर शेयर फोर्स 0 होता था वहां पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता था। ऐसा हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के चैप्टर में पढ़ा था कि वेयर शेयर फोर्स इज इक्वल्स टू 0, देयर बेंडिंग मूवमेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस 0 होगी वहां शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, और जहां पर शेयर स्ट्रेस कम होगी वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। तो शेयर बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो न्यूट्रल एक्सिस, अभी बताऊंगा क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पर 0 होती है, और आउटर फाइबर्स जो रहते हैं वहां पर मैक्सिमम होती है। इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो ये है, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, assumptions, फ्लेक्सुरल इक्वेशन जिसको हम बेंडिंग इक्वेशंस भी कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस एंड देयर नेचर, बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर कैसा होता है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। मोमेंट ऑफ, जैसे पहले बात आई कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, क्या है प्योर बेंडिंग, इस पर चर्चा होगी। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है, आप इसको आसान भाषा में समझने के लिए ये कह सकते हैं द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इज मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। समझने के लिए इसको और भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा कंटेंट है जो इस वीडियो लेक्चर में कवर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग, आपने प्योर वर्ड कहाँ सुना। प्योर यानी कि शुद्ध, सिर्फ वही जिसके लिए है प्योर बेंडिंग। प्योर मिल्क, प्योर घी, आपने ऐसे सुने हुए ना, प्योर, प्योर वर्ड, प्योर मीन्स शुद्ध। यहां पर प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग। आपने देखा होगा प्योर घी, उसमें क्या होता है, सिर्फ घी होता है ना, डालडा तो नहीं होता है, वनस्पति घी जिसको हम कहते हैं, ऑयल तो नहीं होता है, केवल क्या होता है, प्योर घी, ओनली घी देयर। इसी तरह से इसको आसान भाषा में समझिए कि ये क्या है, प्योर बेंडिंग, यानी कि सिर्फ बेंडिंग। ऐसा कैसे संभव है कि सिर्फ बेंडिंग, संभव है, यानी देयर इज नो शेयर, ओनली बेंडिंग, देयर इज नो शेयर फोर्स, ओनली बेंडिंग, दैट इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग। आसान तरीका समझने का, प्योर बेंडिंग, नो शेयर फोर्स, जीरो शेयर फोर्स, ओनली बेंडिंग ऑकर्स, that is called the pure bending. So bending stress, जैसा मैंने आपको बताया, डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं कि when the beam is subjected to external loading applied vertically, then the resistance offered by the internal stresses to the bending is called bending stresses. फोर्सेस आया, वो बेंड होगा, बेंड होने के लिए रेसिस्टेंस देगा, वो रेसिस्टेंस के लिए जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो कहलाएंगी बेंडिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखिएगा,
उसमें आपको बात पता चलेगी कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नथिंग बट द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स, that is the simple stress. So what is bending stress? The resistance offered by the body against the bending, against the flexural. So that is called bending stress. Okay, so bending is also known as flexural. The flexural means bending. इसको याद रखिए, बात समझिएगा। यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक बीम दिखाई दे रही है जिस पर 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द सपोर्ट, मतलब दोनों से उसकी दोनों सपोर्ट से डिस्टेंस जो है वो बराबर है। ए से भी वो एक ही दूर स्मॉल ए की दूरी पर है और बी सपोर्ट से भी वो स्मॉल ए की दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंसेस बराबर है। और जब हमने इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया तो आपने देखा होगा कि ये इतने पोर्शन में शेयर आया और इतने पोर्शन में भी शेयर आया। यहाँ पर शेयर इज 0। जब यहाँ पर शेयर 0 है तो ऑब्वियसली जब हमने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया तो ये वाला जो पोर्शन है ये रेक्टेंगल, ये वाला, इसको ऐसे समझते हैं। एनिमेशन में ऑन कर लेता हूँ एक, दिस वन, ये जो चीज थी, ये जो है ये आपका क्या है, केवल बेंडिंग हो रही है, देयर इज नो शियर, इसलिए ये क्या कहलाता है आपका प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग मतलब शियर नहीं है, तो इस पोर्शन में कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, बेंडिंग स्ट्रेस। यानी कि ये वाला पोर्शन कैसे होगा, बैंड होगा। आप एग्जांपल लेके देखिए ना, मान लीजिए बी में एक लोड इधर से लगेगा एक इधर से लगेगा, बराबर से लगेगा, तो ये दोनों नीचे झुकाएंगे तो बीच वाला पोर्शन क्या होगा, बेंड होगा। कैसा बेंड होगा, सैग होगा। ये सैग होगा, इसी कारण से ये पॉजिटिव बना हुआ है। अलग एग्जांपल, मान लीजिए किसी बीम पर केवल कोई फोर्स नहीं आ रहा है, केवल एक्सटर्नल मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या है, ओनली मूवमेंट्स देयर, तो क्या शेयर तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, शेयर इज 0। ये कैसा कैसा केस हो जाएगा, प्योर बेंडिंग का केस हो जाएगा। तो एट लास्ट हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं प्योर बेंडिंग को कि जब शेयर फोर्स 0 हो या शेयर नहीं आ रहा हो, केवल बेंडिंग आ रही हो, उसको हम कहते हैं प्योर बेंडिंग। whenever only bending occurs, that particular case is called pure bending case. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। When some external force acts on a beam, the shear force and bending moments are set up at all section of the beam. स्वाभाविक सी बात है, हमने बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स में काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि जब भी किसी बीम के ऊपर फोर्स आता है तो वो क्या होता है, बीम के ऊपर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डेवलप करते हैं। ड्यू टू शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट द बीम्स अंडरगो डिफॉर्मेशन। उस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण बीम डिफॉर्म्ड होती है या होने की कोशिश करती है। द मटेरियल ऑफ द बीम ऑफर्स रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन। जो बीम का मटेरियल है, जिस भी मटेरियल की बीम है, कंक्रीट की है, आरसीसी की है, टिम्बर की है, व्हाटएवर, स्टील की है, जो जो भी बीम है, वो क्या है, एक रेसिस्टेंस, उसका मटेरियल है, एक रेसिस्टेंस ऑफर करता है कि मैं बेंड ना हूं। यदि बेंड हो जाएगी बीम तो फिर वो उसका पर्पस बीम नहीं रह जाएगी ना, वो बीम का पर्पस ही फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो वो बीम को बेंड होने से रोकने के लिए जो रेसिस्टेंस देते हैं कि वो डिफॉर्म ना हो, दैट स्ट्रेस इंड्यूस्ड, और ये डिफॉर्मेशन के कारण जो स्ट्रेस उसमें डेवलप होती है, और बेंडिंग मूवमेंट के कारण स्पेशली कहा जाए तो बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो बेंडिंग स्ट्रेस कहलाती है। आई होप आपको प्योर बेंडिंग और बेंडिंग स्ट्रेस समझ में आया होगा। जब शेयर अकेला शेयर फोर्स ना हो तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी बेंडिंग के कारण वो कहलाएगी बेंडिंग स्ट्रेस, और वो केस कहलाएगा प्योर बेंडिंग। बेंडिंग स्ट्रेसेस आर इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस। देयर इज अ टू टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, डायरेक्ट स्ट्रेसेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो क्या है वो, ये क्या कह रहा है कि वो कैसी स्ट्रेसेस हैं ये, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। अब बेंडिंग थ्योरी के कुछ अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है उसको देखते हैं और उसको अपन डिस्कस करते हैं कि अजम्पशंस क्या होते हैं। पहले तो बात यह है कि अजम्पशन क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं मान्यताएं। हम कुछ चीजों को मानकर चलते हैं। अज्यूम से बना है वर्ड अजम्पशन। हम ऐसा कुछ मानकर चलते हैं कि ये ऐसा ऐसा होगा, यदि ये ऐसा होगा तो ये कंडीशन लागू है ना। तो assumptions का पर्पस ही है कि आप अवधारणाएं, इसको हिंदी में कहते हैं, ये हमारी अवधारणाएं हैं, हम पहले से ही मान के चलते हैं इस चीज को।
हालांकि कई बार वो चीज संभव नहीं होती है, पर हम ये मान लेते हैं कि ऐसा होगा। जैसे मैं ये मान के चलता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया सब कुछ समझ में आ रहा है, ये मेरा अजम्पशन है। ये लेकिन 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो पर मैं ये मान के चलता हूँ ना कि मैंने जो बताया वो आपको समझ में आ रहा है, तो ये है अजम्पशन। और आप मेरे को 99% तो करेक्ट करिएगा, भले 1% ना हो, ठीक है? कि ऐसा ना हो कि 1% समझ में नहीं आ रहा है, 99 नहीं समझ में आ रहा है और 1% आ रहा है, तो ये अजम्पशन मेरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अजम्पशन आपका क्या होगा, जो आप मान कर चलते हो। तो बेंडिंग थ्योरी के लिए क्या मान के चला जाता है, उस पर बात करते हैं। पहला है, द मटीरियल ऑफ द बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस। मटीरियल ऑफ द बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस, यानी मटीरियल कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। क्या होता है होमोजीनियस? दैट इज ऑफ द सेम काइंड थ्रू आउट, एक समान होना चाहिए पूरे समय। ऐसा ना हो कि यहाँ कुछ और मटेरियल है, फिर बीच में कुछ और है, फिर कुछ और है। लकड़ी की बीम है, फिर वहां पर स्टील की बीम है, फिर वहां पीतल की बीम है, नहीं। थ्रू आउट द सेम, एक सा रहना चाहिए, है ना? होमोजीनिटी उसमें मेंटेन होना चाहिए। इसके साथ साथ एंड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मींस उसके हर डायरेक्शन में उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस डायरेक्शन में कुछ है, इस डायरेक्शन में कुछ है। सो होमोजीनियस मींस सेम काइंड थ्रू आउट, और आइसोट्रोपिक मींस इक्वल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन, यानी कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। ये बात समझ में आ गई? सो द मटेरियल शुड बी homogeneous and isotropic. Number 2, the beam's materials are stressed within its elastic limit and it thus obey Hooke's law. बीम मटेरियल जो है वो सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही स्ट्रेस्ड होगा, ये हम मान के चलते। क्या ये संभव है? उसके आगे भी तो हो सकता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम कंसीडरेशन केवल इलास्टिक लिमिट तक का ही करेंगे। एंड ओबे हुक्स लॉ, और ये हुक के लॉ को फॉलो करेगा। हुक का क्या लॉ है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। As per the Hooke's law, stress is directly proportional to strain within the elastic limit या up to the elastic limit. So stress और strain proportional रहेंगे, क्योंकि हम elastic limit तक की बात ही कर रहे हैं। So ये क्या होगा, दूसरा assumption कहता है कि बीम मटेरियल केवल elastic limit तक ही stressed होगा और वो हुक के नियम यानी हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। तीसरा वाला समझिएगा, the transverse section which were plane before bending remain plane after bending also. Transverse section, ट्रांसफर, ये बीम बेंड होगी, ये बीम बेंड होगी ऐसे, तो इसका ट्रांसफर सेक्शन क्या है, ये वाला है, ये ट्रांसफर सेक्शन है। तो ये जब बीम बेंड होगी तो ये प्लेन रहेगा, और जब बीम बेंड होने के बाद वापस सीधी होगी तब भी प्लेन रहेगा, बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। द ट्रांसफर सेक्शन विच वर प्लेन, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन विल रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग, रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, मतलब कि बेंडिंग के पहले भी प्लेन रहेगा और बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन रहेगा। इस बात को समझिए। अब आप खुद देखिए, आप किसी चीज को बेंड करेंगे तो क्या वो ट्रांसफर सेक्शन बेंड रहेगा? लेकिन बहुत नॉमिनल बेंड होता है, तो ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि इट विल रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आल्सो आफ्टर बेंडिंग, ठीक है ना? तो ये तीसरा हो गया आपका अजम्पशन। फोर्थ अजम्पशन कहता है ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबव और बिलो इट। बीम के अंदर जो लेयर्स हैं वो फ्री है एक्सपांड होने के लिए, आइदर वे इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड मींस खींचेंगी, कॉन्ट्रैक्ट मींस दबेंगी। तो वो फ्री है लेयर। ऊपर वाली लेयर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही, एक्सपांड हो रही है, तो उसके नीचे वाली लेयर कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऐसा मानकर चलते हैं। इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबव और बिलो इट, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली मतलब लेयर फ्री है। पांचवा, द वैल्यू ऑफ ई, व्हाट इज ई? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द यंग्स मॉडुलस इज द सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, मतलब टेंशन और कंप्रेशन, या तो उस पर टेंसाइल फोर्स आ रहा हो या कंप्रेसिव फोर्स आ रहा हो, दोनों दशा में ई की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। द वैल्यू ऑफ ई विल रिमेन सेम
ई की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 5 assumption हमारे क्या हुए? मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ओके। दूसरा, बी मटेरियल स्ट्रेस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट एंड ओबेज हुक्स लॉ। तीसरा, द ट्रांसफर सेक्शन विल रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। चौथा, ईच लेयर इज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली, है ना, of the layer above or below it. The value of E, Young's modulus of elasticity is the same in compression and tension. तो ये क्या हो गए हमारे assumption। assumptions के बाद अब हम बात करते हैं फ्लेक्सुरल फार्मूला या बेंडिंग इक्वेशन या बेंडिंग फार्मूला। फ्लेक्सुरल फार्मूला और बेंडिंग इक्वेशन या बेंडिंग फार्मूला यही होता है। ये फार्मूला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इट इज m अपॉन i इज इक्वल्स टू f अपॉन y इज इक्वल्स टू e अपॉन r। इस फार्मूले में m जो है वो है बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन। जिस भी सेक्शन पर आप ले रहे हैं उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, उस पर्टिकुलर फिगर या बॉडी के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। F जो है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। Y, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से जिस फाइबर तक आपको कंसीडर करना है उस फाइबर तक के लिए वो मैक्स डिस्टेंस जो होगी वो कहलाएगी y। अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको, उससे वो एक्सप्लेन हो जाएगा। E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंट सेक्शन। जब भी कोई चीज बेंट होती है, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, R जब भी कोई सेक्शन बेंट होता है तो वो पर्टिकुलर एक आर्क बनाता है। उस आर्क को अगर हम सर्कल में कन्वर्ट करें उससे जो रेडियस बनेगी वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फार्मूला हो गया आपका m अपॉन आई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, movement, maximum movement, bending stress, the distance from distance of fiber from the neutral axis, movement E is modulus of elasticity and R is the radius of curvature of bent section। ठीक है। सो ये क्या क्या है, मूवमेंट आपको समझ में आता है, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, बेंडिंग मूवमेंट आपको समझ में आता है। आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ इज बेंडिंग स्ट्रेस, वाई, वाई क्या लिखा हमने वाई के बारे में, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सो डिस्टेंस, ये न्यूट्रल एक्सिस है। क्या होती है न्यूट्रल एक्सिस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल एक्सिस जहां पर ना तो कंप्रेशन हो ना ही टेंशन हो, न्यूट्रल मतलब वही सेंट्रोइडल एक्सिस से पास होती है न्यूट्रल एक्सिस भी, ना तो उस पर कंप्रेशन होता है ना ही उस पर टेंशन होता है। जैसे आप जानते हो ना कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ऊपर कंप्रेशन होगा नीचे टेंशन होगा, कैंटिलीवर बीम है तो ऊपर टेंशन होगा नीचे कंप्रेशन होगा। तो ये, तो वो जो न्यूट्रल लेयर है वहां ना तो कंप्रेशन होगा ना ही टेंशन होगा। सो उस लेयर से पर्टिकुलर, इस मान लीजिए यहाँ से ये स्ट्रिप आपने EF कंसीडर की तो ये डिस्टेंस y है। सामान्यतः हम न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक लेते हैं और जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो एक्सट्रीम फाइबर पर ही मैक्सिमम होती है। ये है हमारा एक्सट्रीम फाइबर बाहर तक, एक्सट्रीम आउटर लेयर, या तो ये इसकी आउटर लेयर होगी या ये इसकी आउटर लेयर होगी। तो ये होती है y। यानी कि जो भी एक लेयर है, अभी तो इसमें एक डेरिवेशन आपके चूंकि सिलेबस में है नहीं इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो E और F जो आपकी एक स्ट्रिप ली है तो न्यूट्रल एक्सिस से y तक के लिए है। ओके। सो ये जब बीम बेंड होगी तो एक रेडियस बनाएगी, ये है r, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है इसका स्ट्रेस डायग्राम। आप देखिए न्यूट्रल एक्सिस पर यहाँ पर 0 है और जितनी यहाँ का ऊपर साइड है उतनी ही नीचे साइड है। मतलब कि ये कंप्रेसिव जोन अगर माने तो ये टेंसाइल जोन है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है वैल्यू, टॉप पर है। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ होती है, टॉप पर और उसके बीम के बॉटम पर। न्यूट्रल एक्सिस पर 0 होता है। टॉप और बॉटम क्या होंगे, उसके एक्सट्रीम फाइबर्स होंगे। एक्सट्रीम मतलब न्यूट्रल एक्सिस से जो जितना दूर होगा वहां पर उसकी जो सबसे दूरस्थ भाग होगा, फारेस्ट पार्ट होगा, वो वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है। सो ये था हमारा फार्मूला m अपॉन आई, एफ अपॉन वाई, ई अपॉन आर। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये देखिए अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है सो किस तरह से होगा, और ये y की वैल्यू क्या होगी, CG कहां पर होगी रेक्टेंगुलर सेक्शन की, उसके हाफ पर। अगर ये डेप्थ d है तो ये कितना हो जाएगा,
d/2, ये भी हो जाएगा d/2, इसलिए जितना बड़ा ये रहेगा उतना ही बड़ा ये रहेगा। ऊपर वाला जोन कॉम्प्रेसिव है और नीचे वाला जोन क्या है, टेंसाइल। तो देखिए स्ट्रेसेस यहाँ किस नेचर की हैं, सिग्मा सी कॉम्प्रेसिव, और यहाँ क्या है, टेंसाइल। ठीक है। सर्कुलर के लिए भी सेम होगा, d/2, आधा ऊपर और आधा नीचे। ऊपर के है कंप्रेसिव और नीचे की है टेंसाइल। ये हॉलो सेक्शन है, हॉलो सेक्शन के लिए भी सिमिलर प्रोसेस फॉलो होगा। सो ये है shear stress bending stress diagram, सॉरी, bending stress diagram for rectangular section, circular section and hollow circular section। अगर जो अलग अलग sections हैं जैसे rectangle, square, I section, ठीक है ना, channel section और आपका सर्कुलर सेक्शन, इन सभी पर न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो जीरो होती है। देखिए आप, ये सभी की न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है, ये जीरो है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है, ये डिपेंड करता है उसकी लोडिंग के हिसाब से कि कॉम्प्रेसिव है कि टेंसाइल है। पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है, बेंडिंग स्ट्रेस की एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर, ये एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर। सो ये ध्यान रखिएगा। सो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, एक डमरू के जैसा बनता है। ये डमरू जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये डमरू के जैसा दिखता है, उसे एक इंक्लाइंड लाइन जाती है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, आउटर फाइबर पर। मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है, न्यूट्रल एक्सिस पर। ये बात जब हम शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे ना तब याद रखिएगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होती है और आउटर फाइबर पर जीरो होती है या मिनिमम होती है। सो ध्यान रखिएगा। So bending stress is maximum at outer fiber या maximum far fiber और zero at neutral axis, ये ध्यान रखना है। अब बात आई न्यूट्रल एक्सिस क्या है। सो न्यूट्रल एक्सिस मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि जहां ना तो कंप्रेशन हो ना टेंशन हो। व्हेन बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, वन लेयर विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू टेंशन और कंप्रेशन, न्यूट्रल, वो किसी के साथ नहीं है, ना टेंशन के साथ ना कंप्रेशन के साथ, तो कहलाती है न्यूट्रल लेयर। तो जब बीम प्योर बेंडिंग में बेंड होती है तो एक ऐसी लेयर होती है ना जो कंप्रेशन में होती है ना ही टेंशन में होती है, उस लेयर को हम, उस एक्सिस को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। यही डायग्राम अभी हमने पहले भी देखा था। सो आप ये देख रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस, तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहाँ होगी, बाहर, और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ होगी, आउटर पे। और ये जो है ये देख रहे हो आप, जीरो होगी कहाँ पर, न्यूट्रल एक्सिस पर, जो हमने भी डिस्कस किया। सो न्यूट्रल क्यों कहा जाता है इसको, जैसे कई बार आप के दो आप तीन दोस्त हो और किन्हीं दो दोस्तों के बीच आपके झगड़ा हो जाए, फिर आप क्या करोगे, आपका तो दोस्त ये भी है और आपका दोस्त ये भी है, तो ना तो आप इसके साथ जा रहे हो ना आप दूसरे के साथ जा रहे हो, आप क्या हो उस पॉइंट पर, न्यूट्रल हो। सिमिलरली, ना तो वो कॉम्प्रेशन के साथ है ना ही वो टेंशन के साथ है, वो क्या है, न्यूट्रल है। ना तो वहां कॉम्प्रेशन आ रहा है ना ही वहां पर टेंशन आ रहा है, इसलिए वो न्यूट्रल है। इसीलिए उस एक्सिस को कहा जाता है न्यूट्रल एक्सिस। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए अब बात करते हैं सेक्शन मॉडुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी जब आप आगे जाके स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तब आप बीम डिजाइन करेंगे, तब सेक्शन मॉडुलस वहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम लेयर ऑफ द सेक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है ये कहलाता है सेक्शन मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ सेक्शन। इसको हम z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल्स टू आई बाई वाई, और जो y है मैक्स, मैक्स मतलब ये y की डिस्टेंस क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस तक, ये y मैक्स, यहाँ से लेके ये y मैक्स, जहां भी ज्यादा हो वो y मैक्स की वैल्यू हमको लेनी होती है। सो z इज इक्वल्स टू आई बाई वाई और आई बाई वाई मैक्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस दैट इज y max आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेक्शन। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी सेक्शन की प्रॉपर्टी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके y max से दिखाया जाएगा। हेंस I by y max, इसीलिए I by y max इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम। दिस टर्म इज नोन एज, ये जो I by y max है या I by y है, ये वाला जो टर्म है वाई मैक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हम आउटर फाइबर की बात कर रहे हैं। सामान्यतः z बराबर आई बाय वाई होता है। सो द टर्म इज नोन एज मॉडुलस ऑफ सेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय z, यानी कि आई बाई वाई, ये है आपका सेक्शन मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ सेक्शन। अभी हम इस पर भी बात करेंगे। सो z बराबर आई बाई वाई।
सो सेक्शन मॉडुलस निकालना हो, सपोज एक एग्जांपल की बात करें अपन रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी एच क्यू या बी डी क्यू बाई 30, बी एच क्यू बाई 12। ये देखिए एच लिया है, डी की जगह इन्हें एच ले लिया है। सो बी एच क्यू बाई 12 या बी डी क्यू बाई 12। और y बराबर क्या होगा, यहाँ पर h बाई 2। सो I बाई वाई, तो बी एच क्यू बाई 12 अपॉन h बाई 2। सो 2 से 12 क्या, तो 6 हो गया, और h से h क्यूब गया तो h स्क्वायर हो गया, तो क्या बचा, बी एच स्क्वायर अपॉन 6। सो I बाई वाई से आ गया है। सिमिलरली स्क्वायर के लिए क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया a, साइड उसकी a है तो a टू दी पावर ऑफ 4 बाई 12। तो z बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाई 6। z मॉडुलस ऑफ सेक्शन की यूनिट क्या होगी, mm क्यूब, मीटर क्यूब, वट एवर, यानी यूनिट टू दी पावर ऑफ क्यूब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या होती है, यूनिट टू दी पावर ऑफ 4। और मॉडुलस ऑफ सेक्शन की क्या हो गई, यूनिट टू दी पावर ऑफ 3। ये देखिए, क्योंकि 3 क्यों हो गई, 2 और 1 3, ये 3 है। अब सर्कुलर सेक्शन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। ये पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, ये रेडियस के टर्म्स में लिखा है। अब z बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 32 डी टू दी पावर ऑफ 3। सिमिलरली हॉलो सेक्शन के लिए समझ में आया ना, y बराबर क्या होगा, रेक्टेंगल और उसके केस में d बाई 2, a बाई 2। यहाँ पर क्या होगा, d बाई 2। अब ये क्या है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, पाई बाई 8 t इंटू डी, और इसका z क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 t इंटू टी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं z बराबर पाई बाई डी टू दी पावर 4 माइनस डी वन पावर 4 अपॉन 32 डी। ये थिन वॉल्स के लिए है। ओके, सो आप ये फार्मूले याद करिएगा, ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपको ये दो फार्मूले, ये बी एच स्क्वायर बाई 6 की जगह बी डी स्क्वायर बाई 6 भी लिखा होगा, तो एच मीन्स डेप्थ। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की। मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी किस चीज का रेसिस्टेंस, मूवमेंट का रेसिस्टेंस। कौन सा मूवमेंट, जो बाहर से आ रहा है। बाहर से कैसे आ रहा है, लोडिंग के कारण आ रहा है, बेंडिंग हो रही है, पर अंदर भी तो फोर्स लग रहा है, उसको जो रेसिस्ट करने के लिए मूवमेंट लग रहा है वो कहलाता है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। सिंपल है, वन ऑन वन साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस देयर आर कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड ऑन द अदर देयर आर टेंसाइल स्ट्रेसेस। किसी भी बीम के एक तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती है और एक तरफ टेंसाइल स्ट्रेसेस होती है। दीज स्ट्रेसेस फॉर्म अ कपल, यही स्ट्रेसेस एक कपल फॉर्म करती हैं। देखिए कैसे कपल फॉर्म करेंगी, ये इस तरह से कपल फॉर्म करेंगी कि एक तरफ है कंप्रेसिव और एक तरफ है टेंसाइल। ये क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं ना, कपल। ये इसको इस तरफ से घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये क्या बनाएगा, कपल बनाएगा ना। जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, मान लीजिए बीम है, और मैं इसको इधर से फोर्स लगाऊं, एक इधर से और एक इधर से, तो ये क्या बनेगा, कपल बनेगा ना। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो स्ट्रेट रहेगा। सो ये क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। सो these stresses form a couple whose moment must be equal to the external moment m। ये किसके बराबर होना चाहिए, जो बाहर से फोर्स के कारण मूवमेंट हो रहा है डेवलप, उसके बराबर होना चाहिए। उससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ज्यादा होगा तो हॉगिंग हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा ना। तो अल्टीमेटली हुज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल मूवमेंट। तो ये जो कपल मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, वो बाहर से जो मूवमेंट आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, उसके बराबर होना चाहिए। ये द मूवमेंट ऑफ दिस कपल विच रेसिस्ट द एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट। तो जो अंदर का कपल है, मूवमेंट ऑफ कपल है, जो कि रेसिस्ट कर रहा है किसको, एक्सटर्नल बाहर से लगने वाले बेंडिंग मूवमेंट को, वो कहलाता है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। सो द मूवमेंट ऑफ दिस कपल विच रेसिस्ट द एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। द मूवमेंट ऑफ दिस कपल विच रेसिस्ट, कौन सा, जो मूवमेंट ऑफ कपल जो कि बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट कर रहा है, वो कहलाता है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। आसान भाषा में समझे तो इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के बराबर होता है, ये बात आपको याद रखना है। सो ये कपल के कारण जो
कपल डेवलप हुआ है और वो जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट कर रहा है वो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है। अब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फार्मूला देखते हैं। हमें क्या पता है बेंडिंग इक्वेशन से कि m अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। अब अगर हम f इज इक्वल टू देखें तो क्या होगा, m इंटू वाई अपॉन आई। ओके, हेंस बेंडिंग स्ट्रेसेस इज मैक्सिमम व्हेन y इज मैक्सिमम। बेंडिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम होगी अगर ये y मैक्सिमम होगा, यानी एक्सट्रीम फाइबर पे होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगी। इन अदर वर्ड्स, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑकर्स इन द एक्सट्रीम फाइबर्स। ये हमने भी डिस्कस किया कि बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगी, जब वो एक्सट्रीम फाइबर पर होगी। डिनोटिंग एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल फाइबर एज वाई मैक्स इक्वेशन। अब हमने इसको एफ मैक्स अगर मैक्सिमम चाहिए है तो एम अपॉन आई और वाई मैक्स होना चाहिए। ओके, तो z बराबर क्या होता है, आई बाई वाई मैक्स। अभी हमने देखा सेक्शन मॉडुलस। सो m आई बाई वाई, सो आई बाई वाई यानी कि क्या हो गया, अगर m इज इक्वल्स टू हम इसको इसमें यहाँ पर रख दें तो y अपॉन आई यानी कि 1 अपॉन जेड। सो m इज इक्वल्स टू एफ इंटू जेड। इस इक्वेशन में आप रख दीजिएगा y की वैल्यू। सो ये 1 अपॉन जेड, y अपॉन आई यानी कि 1 अपॉन जेड। तो f इंटू जेड इज इक्वल्स टू m, तो m इज इक्वल्स टू f इंटू जेड। m इज इक्वल्स टू f इंटू जेड। maximum bending moment या moment of resistance is equals to permissible bending stress multiplied by section modulus. The equation gives permissible maximum bending moment on the section and is known as moment carrying capacity of the section. तो वही तो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये कुछ नहीं किया है, मैक्स लिख के इस इक्वेशन में y बाई आई यानी क्या हो गया, i बाई वाई यानी z, तो y बाई आई यानी 1 अपॉन z। सो ये मोमेंट ऑफ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन बन गया, जिसको हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द बीम कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको कॉपी पर लिखिएगा, ये आपको काम में आएंगे। जैसे फ्लेक्सर फार्मूला m अपॉन आई, सिग्मा लिखा है, f सिग्मा किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर। m इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू जेड, f इंटू जेड, वहां z क्या है, i बाई वाई। z इज इक्वल्स टू i बाई वाई मैक्स। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, यदि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर पॉइंट लोड लगा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, WL बाई 4। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड नॉट एट सेंटर, अगर सेंटर में नहीं है, ए डिस्टेंस ये है, बी डिस्टेंस दूसरी है, तो WAB बाई L। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL, तो क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, WL स्क्वायर बाई 8। ये सारी बात हम किस में कर चुके हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज हैं बीम्स की, ये याद रखिएगा। कैंटिलीवर पॉइंट लोड WL/4, इसेंट्रिक पॉइंट लोड सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम सेंट्रल पॉइंट लोड WL/4, सिंपली सपोर्टेड बीम इसेंट्रिक पॉइंट लोड WAB/L, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL WL स्क्वायर बाई 8, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड, तो W इंटू एल, फ्री एंड पर अगर पॉइंट लोड लगा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लोड इंटू डिस्टेंस, so W इंटू एल। कैंटिलीवर बीम विथ UDL ओवर इंटायर स्पान, so WL स्क्वायर बाई 2। ये फार्मूले आपको याद रखना है, ये फार्मूले आपको बेंडिंग स्ट्रेस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आज हमने देखा बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग फार्मूला क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है और मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जब तक आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई कीजिए, सुरक्षित रहिए, है ना। यही मेरा इस वीडियो लेक्चर में आपको संदेश है। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।